हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो है NABFID की, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों बना, इसका पर्पस क्या है। सर, हम बताएंगे इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेशनल लेवल पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो आपका आंसर एकदम सही है। NABFID इज वन ऑफ द 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाती है सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए। अगर बात करें NABFID के अलावा जो 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम करती है। एक है आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो हाउसिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एक है आपका SIDBI, जो आपका MSME सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। साथ में जो फोर्थ है वो है EXIM, जो फॉरेन ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट का काम करता है। और लेटेस्ट एडिशन इस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया गया NABFID का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड इसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 2021 में इसका एक्ट पास करा और गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करा जिसमें गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके और फाइनेंसिंग की कोई दिक्कत है, पैसे की दिक्कत कोई ना, ठीक है ना। एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पहले रिक्रूटमेंट करी गई, वो जनरली इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू लोग वहां पर आए गए। फर्स्ट टाइम आउटसाइड से लोगों को बुलाया जा रहा, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा, हाँ जी आओ और इस इंस्टीट्यूशन में अपना क्या कहते हैं योगदान दो, काम करो आगे। अब एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जॉब मिलेगी ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपकी एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम कल से स्टार्ट हो चुका है। 23 से ये ओपन रहेगा 13 नवंबर में। एक थोड़ा सा जो गलत बात है, इसका एग्जामिनेशन काफी जल्दी होने वाला है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा, तो इसके प्रिपरेशन के लिए काफी कम टाइम आपको मिलने वाला है। चलो बात को आगे बढ़ते हैं। सर, इसका प्रिपरेशन करना क्या, एग्जामिनेशन किस बात का है, क्या क्वेश्चन पूछने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ेंगे अभी। नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, रेफर टू एज NABFID, इसका एक्ट पास हुआ 2021 में। अच्छा, आप किसी भी स्ट्रीम में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपको NABFID एक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आपको इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही पूछेंगे इसके बारे में। चलो, इज अमंग द प्रिंसिपल एंटिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री। द एंटिटी इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आपको एनालिस्ट ग्रेड पे रिक्रूट करा जाएगा। साथ में इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 23 अक्टूबर, ठीक है, बात हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप 2 स्ट्रीम में नहीं बच सकते एग्जामिनेशन को, एक स्ट्रीम में अलाउड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज और स्ट्रीम की बात करें तो 12 स्ट्रीम में स्पेशलिस्ट इनको लोग चाहिए। इन्होंने जर्नलिस्ट की ज्यादा पोस्ट नहीं निकाली, इन्होंने अलग अलग स्ट्रीम में बोला कि भाई हमें लोग चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। बात करें तो लेंडिंग ऑपरेशंस के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी का नंबर आया, वो आया 15। और इसको ग्रीन हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। इसके रिस्पेक्ट में बहुत जल्दी आपको कोर्स मेरी एप्लीकेशन पे दिखेगा। चलो, लैंडिंग ऑपरेशंस की बात करें, इसमें टोटल 15 वैकेंसीज है, इसमें जनरल स्ट्रीम में 8 वैकेंसी है। अगर बात करें इसको आपको क्यों फिल करना चाहिए, सबसे पहली बात, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉस्ट की रेगुलेटरी बॉडी है। साथ ही साथ पैकेज काफी अच्छा खासा है, अराउंड 15 लाख का पैकेज है। चलो, लैंडिंग ऑपरेशन की स्ट्रीम में 15 वैकेंसी, ह्यूमन रिसोर्स में 2, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी में 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन 4, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छा खासा नंबर होना चाहिए, बट इस बार ये वाला इंस्टीट्यूशन कहता है जी हमें स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, स्पेशलिस्ट का नंबर ज्यादा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों का रिक्रूटमेंट का नंबर कम है। बट फिर भी इसमें जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसीज है। रिस्क मैनेजमेंट में टोटल 10 वैकेंसीज है, लीगल स्ट्रीम में 2, कंपनी सेक्रेटरी में 2, अकाउंट्स में 2, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप 4 एंड इकोनॉमिस्ट की 1। चलो पढ़ते हैं सर, इसमें क्या आने वाला है, क्या इसके बारे में सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और इन्होंने बोला भी नहीं है कि हमको आपको स्पेसिफिकली सिलेबस के बारे में नोटिफाई किया जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि कुछ दिन का वेट करते हैं, होपफुली इसका सिलेबस आ जाए। और अगर नहीं आएगा तो स्ट्रीम स्पेसिफिक जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो आपको सिलेबस बता देंगे कि क्या क्या आ सकता है। चलो आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एक बहुत ही अच्छी बात, जनरली रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में जो एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स की होती है। यहाँ पर एज की लिमिट है 32। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन को दिया था रेगुलेटरी बॉडी के और वो क्लियर नहीं कर पाए थे,
अभी भी आपके पास एक चांस और आया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का। मैक्सिमम एज हो सकती है 32 ईयर्स की। और जो अभी फ्रेशली क्या कहते हैं क्वालिफाई करा है, एमबीए जिसने क्लियर करा है या फिर सीए बना है, तो उनके पास भी फर्स्ट ये एग्जामिनेशन का वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम एज है 21 ईयर्स। ओके जी। स्पेसिफिक रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, वो आप देख सकते हैं। लेंडिंग ऑपरेशंस की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे कुछ अभी डिजायरेबल इनका एक्सपीरियंस है, बट मैंडेटरी नहीं है। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। तो फ्रेशर्स की जॉब तो ये है, ठीक है। लेंडिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एमबीए इन फाइनेंस, और कोई एमबीए नहीं, फाइनेंस स्पेसिफिक अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तभी आप एलिजिबल है। साथ में कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गए, सीएज हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसमें स्पेसिफिकली पीजीडीएम कर रखी हो, जिसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन का एरिया है वो फाइनेंस का ही होना चाहिए। इसकी जॉब की प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, किस टाइप का इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स all proposals end to ensure that all necessary stipulated conditions are complied with। सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, यहाँ पर लेंडिंग ऑपरेशन का आपको काम करना है। जब भी आप पैसे दोगे तो पहले प्रपोजल बनाए जाएंगे, वो प्रपोजल बनाने का काम आपका होगा। प्रपोजल आपके पास आएंगे भी कि भाई पैसे की रिक्वायरमेंट है, फिर आप भी अपने सीनियर्स को बोलोगे हाँ जी पैसे को अगर देना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए, तो आप अपनी साइड पे वर्किंग करोगे, बोलोगे प्रपोजल के ऊपर कमेंट करोगे, या फिर आपका काम है प्रपोजल बनाना, तो आप बोलोगे भाई ये वाला हम आपस क्या कहते हैं क्लाइंट आया, इसके रिस्पेक्ट में फाइनेंसिंग की इतनी नीड्स है, ये इसके मेरिट्स हैं, ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो प्रपोजल को बनाना, और अगर पैसे दे दिए गए हैं तो जो कंडीशन लगाई है कि आपको पैसा ऐसे खर्च करना है, इन इन फॉर्म में आपको पैसा दिया जाएगा, तो वो कंडीशन सारी मेट हो रही कि नहीं हो रही, वो आपका काम होने वाला है। तो यहाँ पर प्योर प्योर क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर का काम यहाँ पे आपका होने वाला है। प्री सेल प्रपोजल्स एंड अप्रेजल, सिंडिकेशन की बात करें तो इज अ फॉर्म ऑफ मिलके लोग जो मिलके बैंक जो लोन देते हैं, सिंडिकेशन में दो तीन बैंक मिलके काम करते हैं, ऐसे मल्टीपल बैंकिंग होता है, सोल बैंकिंग होता है। तो ये सारा का सारा क्रेडिट एनालिस्ट और क्रेडिट ऑफिसर का फंक्शन है। डिसबर्समेंट की बात है कि जब पैसा डिसबर्स करा जाएगा, बाद में मॉनिटरिंग फॉलोअप्स होते हैं कि यहाँ पे हमारे पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑपरेशन पैसे का डिसबर्समेंट वगैरह, बाद में क्या कहते हैं मॉर्टगेज पे चीजें ली जाती हैं। तो वो सारा का सारा जो एरिया यहाँ पर आ गया, जो समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन होने वाला है। तो आप में से जो भी क्रेडिट रिलेटेड जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज है अगर वो इस एग्जाम को फिल करते हैं। बट आपने कभी भी पढ़ा नहीं इसके बारे में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसमें ए टू जेड पढ़ाऊंगा। फर्स्ट जो बेसिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होना जरूरी है। जो आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है, उसमें से तो क्वेश्चन आने हैं, नो डाउट। इसके अलावा आपको अलग अलग टाइप की फाइनेंसिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप के लोन जो दिए तो उसके बारे में क्या है, बेस्ट सोर्स जो पढ़ने का है, और कोई सोर्स नहीं, सिर्फ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मास्टर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, नथिंग एल्स। कुछ नहीं, कुछ नहीं और पढ़ना। एक अगर आपको बुक रेफर करनी है तो आईआईबीएफ की क्रेडिट मैनेजमेंट की बुक आती है, मैक्स टू मैक्स वो रेफर कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आप मुझसे इसके बारे में कोचिंग लेने वाले हैं तो आपको कोई भी आरबीआई की सर्कुलर्स, कोई भी आईआईबीएफ की बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी, प्रोसेस फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, लेइंग डाउन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, क्रेडिट मॉनिटरिंग के काम के लिए। क्रेडिट मॉनिटरिंग देखो आ गया ना, यहाँ पे वर्ड भी आ गया। तो प्योरली आपका क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट का फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप देख लेना, इसमें हम नहीं करेंगे कुछ, इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी का भी नहीं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इन्होंने बोला भाई प्रोक्योरमेंट का काम है आपका, लेजन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बट इसके रिस्पेक्ट में अभी कुछ बोला नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बारे में देखो, मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट हो सकता है आपके सिलेबस के अंदर, बट अभी के लिए तो कुछ बताया नहीं गया कि क्या सिलेबस है इसका। तो होपफुली इसका सिलेबस डिफाइन करेंगे वो कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो होपफुली जैसे सिलेबस आउट होगा वैसे आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। लेंडिंग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो वी आर वेरी श्योर कि क्या आ सकता है सिलेबस आपका। आपका क्या कहते हैं क्रेडिट रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसके ऊपर ही आपका सिलेबस आने वाला है। चलो आगे बात करते हैं। और कुछ भी हम नहीं कराने वाले। अकाउंट्स रिस्पेक्ट में बहुत कम वैकेंसी है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में अभी कोर्स नहीं आएगा। सिर्फ क्या कहते हैं इस समय तो हमारा सिर्फ लेंडिंग ऑपरेशंस पे ही फोकस रहेगा। बाकी के अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पे। चलो आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात और क्या क्या है। आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एक ही एग्जाम होने वाला है, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। पर्सनल इंटरव्यू में अगर इन्होंने ज्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया तो क्या पता आपका जीडी भी हो जाए। बट अभी के लिए तो आपका क्या होगा, एक एग्जामिनेशन उसके बाद सीधा इंटरव्यू, ठीक है।
इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड डीआई, साथ में आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है सेक्शन बी, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। ऊपर आपसे 40 सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपको क्या कहते हैं 60 मिनट्स का आपका पेपर है और 100 मार्क्स है। इसमें सेक्शन स्पेसिफिक भी आपकी मार्क्स की क्या कहते हैं कट ऑफ है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको मिनिमम 40% लेके आना है। सेक्शन बी में आपको लेकर आना है कितना? सेक्शन बी में आपको अच्छा दोनों के लिए 40% है एंड ओवरऑल उन्होंने बोला 50%। तो 100 में से मिनिमम आपके क्या कहते हैं 50 मार्क्स आने चाहिए और हर एक सेक्शन का 40% आपको लेकर आना है। ठीक है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, वो आप देख लेना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मैं आपको एक बार बस सैलरी वैल्यू दिखा देता हूँ। सैलरी कितनी है? सैलरी काफी अच्छी है, वो है 14.8 कुछ लैक्स। देख लेते हैं जी कितनी आपकी सैलरी है। 14 पॉइंट कुछ आपकी सैलरी है इसके अंदर। 14.8 लाख आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली जो फिक्स कॉम्पनसेशन है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरी क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे जाके मेरे को चैट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिलेंगे एप्लीकेशन का, वेबसाइट का। मेरी एप्लीकेशन इस समय प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। कुछ गूगल के साथ कम्युनिकेशन अभी चल रही है, 5 दिन लगेंगे फिर एप्लीकेशन मेरी वापस प्ले स्टोर पे आ जाएगी। तो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिजायर्ड है, प्रेफर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है बट प्रेफर्ड है। ठीक है ना? चलो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें सारी कवर कर लिया। ओके टाटा, बाय बाय।